हम्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थ एंड इट्स प्लेनेटरी रिलेशन, मतलब पृथ्वी और इसके ग्रहीय संबंध कि पृथ्वी उसके ग्रहों से किस प्रकार से संबंधित है, या पृथ्वी एक्चुअल में किस प्रकार से मूव करती है, किस प्रकार से गति करती है, कैसे दिन और रात होते हैं, कौन कौन सी गति करती है, इस प्रकार की सारी इंफॉर्मेशन आज हम पढ़ेंगे। ठीक। कल ही हमने पढ़ा था कि पृथ्वी के बारे में बताया था कि पृथ्वी क्या है, सूरज से तीसरे नंबर पर है ना, सूरज से तीसरे नंबर पे दूरी के हिसाब से, और आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है ना। पांचवा में पहला कौन सा था, बृहस्पति, सेकंड नंबर का शनि था। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं अरुण वरुण और फिर पृथ्वी का नंबर आता है, ठीक है ना। इसके बाद में आप बताएं, ये है, ये जो पृथ्वी है इसका विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या इसको कहते हैं विषुवत रेखीय व्यास। मतलब इसमें यहाँ से अगर हम उठाएं और यहाँ पर पकड़ें तो इसकी जो दूरी है वो है कितनी है, 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर एक स्थान से जाते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं तो इसकी दूरी है 12,756 किलोमीटर। और इसी प्रकार से इसका ध्रुवीय व्यास, अर्थात इस उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिण ध्रुव तक का जो इसका व्यास है वो है 12,714 किलोमीटर। मतलब ये इधर से दूरी ज्यादा है और ऊपर से इसकी दूरी कम, ठीक है ना, 12,756 किलोमीटर और 12,714 किलोमीटर, ठीक है। ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व है ना, ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी जो मैंने आपको बताया, ये सूरज की परिक्रमा जब करती है तब की गति 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है ना। कितनी थी, 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा। वो कब करती है, जब सूरज की परिक्रमा लगाती है। और पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन करती है, तो उसकी गति रहती है 1610, मतलब 1,610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट, है ना, और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, मतलब एक बार पूरी घूम जाती है। तो पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं, मतलब एक दिन में पूरा घूमती है। और उसी से दिन और रात होते हैं, ठीक है ना, इसी से क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। कि जो वाला पार्ट, मान लीजिए इधर यहाँ पे सूरज है और सूरज की रोशनी इस वाले पार्ट पे पड़ रही है, तो इस वाले पार्ट पे क्या होगा, दिन होगा, और इस वाले पार्ट पे क्या होगा, रात होगी, ठीक है ना। तो ये फिर से एक बार इसको नोट कर लो कि जो पश्चिम से पूरब की ओर एक 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगाती है, ठीक है ना। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं, और इस गति से ही दिन और रात होते हैं। अगला है, देखो अभी हमने घूर्णन गति के बारे में बात करी थी, ठीक है ना। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड, लगभग 365 दिन व 6 घंटे का समय लगता है। तो ये हमारा सूरज है, ठीक है ना, और ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी की क्या है, सूरज की क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी की मतलब पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर रही है। तो पृथ्वी को एक परिक्रमा पूरा करने में कितने टाइम लगता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकेंड, और उसको बोलते हैं लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय उसको लगभग लगता है, मतलब सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण कहते हैं। मतलब वार्षिक गति मतलब पूरा एक साल लग जाता है सूरज की परिक्रमा करने में, या इसको परिक्रमण भी कहते हैं। तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को सौर वर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहा जाता है। मतलब यहाँ से अगर स्टार्ट होती है तो ये पूरा एक साल लेगी और फिर वापस यहाँ पर आ जाएगी, तो उसको बोलते हैं सौर वर्ष, ठीक है ना। और इसको जो टाइम लगता है वो लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। या फिर जनरली पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी को कितना टाइम लगता है, मोस्टली लोग बोलते हैं 365 दिन लगते हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो समय है वो कितना है, 365 दिन 6 घंटे लगते हैं।
अब देखिए जो पहला पॉइंट है इसमें दे रखा है कि प्रत्येक सौर वर्ष मतलब तीव्र एक 365 दिन कैलेंडर वर्ष के हिसाब से 6 घंटा बढ़ जाता है। अभी हमने पढ़ा था ना, 365 दिन 6 घंटा, है ना। तो जिससे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनकर समायोजित किया जाता है। मतलब 6 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे और 6 घंटे, मतलब 24 घंटे हो गए। तो 24 घंटे का मतलब एक दिन बढ़ गया, ठीक है ना। 24 घंटे का मतलब क्या हुआ कि एक दिन बढ़ गया, और एक दिन बढ़ने से उसमें क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लीप ईयर। आपने देखा होगा कभी कभी जो जनवरी और फरवरी का जो महीना है, हर साल 28 फरवरी तक का रहता है, लेकिन एक वर्ष ऐसा आता है इसमें 29 फरवरी रहती है। तो 29 फरवरी वाला जो वर्ष रहता है उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। और ये कब आता है, हर चौथे वर्ष में, ठीक है ना। 3 साल नॉर्मल रहेंगे, मतलब 3 साल तक 28 फरवरी का महीना रहेगा, और चौथे वर्ष क्या हो जाएगा, 29 फरवरी का महीना हो जाएगा, और उसको बोलते हैं हम लीप ईयर या लीप वर्ष। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। एक दिन बढ़ जाता है फरवरी का, तो उसको बोलते हैं 366 दिन का वर्ष होता है, जिसके कारण फरवरी में 28 दिन 29 दिन होते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन, ठीक है ना। ऋतु परिवर्तन मतलब मौसम में जो बदलाव आता है, इसकी कक्षा पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है, ठीक है ना। जो हमारे ठंड का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है, और कभी कभी ऐसा रहता है कि ना ठंड पड़ती है और ना बरसात होती है और ना ही गर्मी पड़ती है, उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद में ठंड के बाद में पतझड़ का मौसम आता है। तो ये सारी चीजें मतलब ऋतु परिवर्तन जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है। एक तो पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है। दूसरा वो पृथ्वी की मतलब सूरज की चक्कर लगा रही है। और तीसरा क्या है, वो अपने अक्ष पर घूम रही है। अपने अक्ष पर घूमने से उसको दिन और रात होते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने पर उसमें ऋतु में परिवर्तन आता है, ठीक है ना। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात छोटा बड़ा होता है ना। कभी कभी आपने देखा होगा, अब धीमे धीमे दिन छोटे होते चले आएंगे, रात बढ़ती चली जाएगी। ये क्या है, जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है, और पृथ्वी परिक्रमा कर रही है सूरज के, तो सूरज की परिक्रमा करने के कारण ही दिन और रात में परिवर्तन आता है। कभी दिन बड़ा हो जाता है, कभी दिन छोटा हो जाता है, कभी रात बड़ी हो जाती है, कभी रात छोटी हो जाती है, ठीक है ना। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। हमने कल बताया था कि पृथ्वी और शुक्र दोनों क्या है, बहने बहने मानी जाती है। कि पृथ्वी के लगभग 95% मतलब सिमिलरिटी है, मतलब आकार में, घनत्व में और उसके परिक्रमा की स्थिति में। जल की उपस्थिति तथा अंतरिक्ष से नीला दिखाई देने के कारण उसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये भी हमने कल बताया था कि यहाँ पर क्या है, 70.8% यानी लगभग 71% भाग पर जल है, और 29.2% भाग पर क्या है, स्थल है, ठीक है ना। तो इस वजह से वो क्या है, ज्यादा पानी होने की वजह से, परसेंटेज ज्यादा होने की वजह से उसमें क्या है, नीला नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब देखिए, ये है पृथ्वी की एक्चुअल स्थिति। अगर हम पृथ्वी को देखें तो ये यहाँ से इस प्रकार से ऐसे झुकी हुई है, मतलब आड़ी, है ना। और अगर हम इसको पूरा 90 डिग्री का एंगल बनाए तो यहाँ से 23.5 डिग्री, मतलब क्या है, ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है ना। तो ये हमारा विषुवत रेखा माना जाएगा। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है, और ये अपना भूमध्य रेखा है, ठीक है ना। तो ये भूमध्य रेखा पे इस प्रकार से ये वाली भूमध्य रेखा इस प्रकार से आएगी, ये वाली, ठीक है ना। जब हम जनरली बात करते हैं तो इस प्रकार से हम डायग्राम बना लेते हैं, लेकिन पृथ्वी का डायग्राम कैसा बनना चाहिए, तिरछा, झुका हुआ बनना चाहिए, ठीक है ना। उस दिन हमने बताया था कि ये जो 23.5 डिग्री की जो लाइन है, ये वाली, इसको कर्क रेखा बोलते हैं, उसको मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। और 66.5 डिग्री की लाइन यहाँ पर आएगी, उसको हम लोग आर्टिक सर्किल बोलते हैं, और इसमें नीचे आएगा 66.5 डिग्री, तो उसको बोलेंगे अंटार्कटिका सर्किल, ठीक है ना। तो ये जो झुकी हुई है, इस झुकाव की वजह से ही ऋतु परिवर्तन होता है या मौसम में परिवर्तन आता है। देखिए, अब ये है किस प्रकार से पूरी परिक्रमा लगा रही पृथ्वी अपने अक्ष पर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है ना। कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये इस प्रकार से घूमेगी, मतलब यहाँ से चलेगी तो इस प्रकार से मतलब पृथ्वी मतलब सूरज की परिक्रमा करेगी। जिससे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी की दैनिक गति की वजह से ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसे वार्षिक गति कहते हैं। यही हमने भी बता दिया है। पृथ्वी की वार्षिक गति की वजह से मौसम बदलते हैं, और पृथ्वी की झुकी धुरी और परिक्रमा की गति की वजह से ही बसंत, गर्मी, ठंड, बरसात की ऋतुएं आती हैं। ये है पृथ्वी की गतियां, किस प्रकार से वो गति कर रही है। एक होती है घूर्णन गति और एक होती है परिक्रमण गति। अभी हमने बताया रोटेशन और रेवोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है ये रोटेशन है। रोटेशन मतलब अपने अक्ष पर ही घूम रही है, ठीक है ना। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसको बोलते हैं
साउथ पोल। अब इसकी भी अलग अलग गति है। अगर हम यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया हुआ 66.5 डिग्री पे मतलब एरो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है 800 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से मतलब उसकी गति पाई जाती है। ये जो अब क्या बोलते हैं 23.5 डिग्री पर 1400 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, इस प्रकार से मतलब अगर हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएं, लेकिन ओवरऑल जो है कितनी है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है। लेकिन अगर हम नॉर्थ से लेकर साउथ तक उसका कैलकुलेशन करें तो क्या है कभी 800 किलोमीटर, 1400, 1600, 1400 इस प्रकार से मतलब वो रोटेट करती है। ये वाला जो रोटेशन मैंने बताया था, अगर ये पृथ्वी यहाँ से चल रही है और ये पूरा चक्कर लगा रही है सूरज के, है ना, तो इसमें कौन सी कितनी 1,07,600 के आसपास जो इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसकी गति रहती है। ये दोनों गतियां हैं, इसको कौन से बोलते हैं परिक्रमण, मतलब ये सूरज की परिक्रमा कर रही है। और इसको क्या बोलते हैं घूर्णन, मतलब जैसे हम गांव में देखा है ना लट्टू चलाते हैं, तो लट्टू एकदम अपनी धुरी पे घूमता रहता है, तो ऐसे पृथ्वी घूमती है और एक पूरा चक्कर लगाने में उसको 24 घंटे लगते हैं और उसी की वजह से दिन रात होते हैं। और इसको कितना लगता है पूरा 365 दिन लगता है। और 365 दिन लगने की वजह से कब क्या होता है कि पृथ्वी इस प्रकार से ऐसे मतलब ये आड़े मतलब तिरछी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो कभी ये वाला पार्ट इसके सामने आ जाएगा, कभी घूम के फिर ये वाला पार्ट सामने आ जाएगा, फिर ये वाला पार्ट इसके सामने आ गया सूरज के सामने, फिर ये वाला पार्ट सामने आ गया, फिर ये वाला पार्ट सामने आ गया। तो ये वाले पार्ट में क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या हो जाएगा, इधर गर्मी रहेगी उधर ठंड का मौसम रहेगा, इधर इधर गर्मी रहेगी इधर ठंड का मौसम रहेगा, इधर ठंड का मौसम रहेगा इधर गर्मी रहेगी। मतलब जो पार्ट पृथ्वी के सूरज के सामने है, सामने वाले पार्ट में क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा, और उसके पीछे जो पार्ट है उसमें क्या हो जाएगा ठंड का मौसम रहेगा या मौसम। अब यह है घूर्णन गति। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व को लट्टू की भांति घूमती रहती है ना। पृथ्वी घूर्णन गति या परिभ्रमण, घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें आता है ये नक्षत्र दिवस किसे कहते हैं। एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। ठीक है ना। अब उत्तरोत्तर क्या है, मध्याह्न रेखा कौन सी है, यहाँ से 0 डिग्री की जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं मध्याह्न रेखा। तो ये 2 बार गुजरेगी, मतलब एक बार और 2 बार, 2 बार गुजरने पर उसको क्या बोलते हैं, एक नक्षत्र दिवस या सेंट्रल डे बोलते हैं। इसको कितना टाइम लगता है, 23 घंटे 56 मिनट की अवधि लगती है। एक सौर दिवस को हम 24 घंटे मान लेते हैं। ठीक है। जब सूर्य की गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसकी परिक्रमा की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है और इसकी अवधि पूरे 24 घंटे की होती है। ठीक है ना। हम बोलते हैं ना जनरल भाषा में कि दिन और रात कितने टाइम के होते हैं, 24 घंटे, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात है। ठीक है। अब बात करते हैं परिक्रमण, रिवॉल्यूशन या वार्षिक गति। ठीक है ना। अब देखो, अगर ये यहाँ से दिसंबर 21-22 दिसंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये वाला जो पार्ट है मैंने अभी बताया था, ये सूरज के सामने रोशनी इसकी पड़ रही है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या है समर है, और ये वाले पार्ट पे क्या होगा विंटर आ जाएगा, इधर स्प्रिंग आ जाएगा, इधर ऑटम आ जाएगा, इधर समर आएगा, इधर विंटर आ जाएगा। मतलब इस प्रकार से मतलब ये 20 मार्च का समय है, 20 मार्च को मतलब क्या होता है अपने यहाँ पे स्प्रिंग आ जाता है, मतलब उसको बोलते हैं पतझड़ वाला या पतझड़ वाला मौसम होता है, बसंत ऋतु बोलते हैं उसको। ठीक है ना। ये ऑटम है, ऑटम मतलब ये पतझड़ है। ठीक है ना। इस प्रकार से ये क्या करती है, ये 21 दिसंबर, 20 मार्च, 21 जून, है ना, फिर सितंबर, ये पूरा साल, फिर ये इसके बाद में ये दिसंबर, है ना, ये पूरी की पूरी मतलब क्या करती है, पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग, ठीक है ना, ये जो अंडाकार मार्ग है इसको बोलते हैं जियोड। क्या बोलते हैं, जियोड, GEOID, जियोड पर 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। मतलब अगर ये 21 दिसंबर को चलेगी किसी भी मतलब वर्ष में, या फिर यहाँ पर चले कि 20 मार्च को यहाँ से अगर पृथ्वी की गति स्टार्ट होती है तो ये पूरा एक चक्कर लगा के फिर 22 मार्च को पहुंचेगी, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 365 दिन 6 घंटे। ठीक है ना। और ये जो मार्ग है इसको क्या बोलते हैं हम, जियोड। ठीक है ना। और पृथ्वी के इस अंडाकार मार्ग को भूकक्षा या अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थ ऑर्बिट। ठीक है ना। इस मार्ग पर अगर ये पृथ्वी चलती है तो इसको क्या बोलते हैं हम, अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। और पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। ये अभी हमने बता दिया था
कि ये जो पूरी परिक्रमा को मतलब मार्ग क्या बोलते हैं हम, परिक्रमण बोलते हैं या वार्षिक गति बोलते हैं, ठीक है ना। ये इस प्रकार से मतलब पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, पूरा एक चक्कर लगाती है, और वो पूरा चक्कर लगा के उसको 365 दिन का टाइम लगता है। अब देखिए, मैंने बताया था उस दिन कि क्या होता है कि एक समय ऐसा होता है कि सूरज के पास पृथ्वी पहुंच जाती है, और कभी कभी क्या होता है कि सूरज से थोड़ी दूर चली जाती है, ठीक है ना। तो जो जब पृथ्वी सूरज से अत्यधिक पास होती है तो उसे कहते हैं उपसौर, ये जो पेरीहेलियन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेरीहेलियन बोलते हैं। और ऐसी स्थिति कब होती है, 3 जनवरी को होती है। तो ये वाली जो पार्ट है जनवरी में पेरीहेलियन हो रहा है, ठीक है ना। 147.1 मिलियन किलोमीटर, ये सूरज से इसकी रोशनी कितनी मतलब दूरी कितनी है, 147.1 मिलियन किलोमीटर या 491.4 मिलियन मिलीमीटर मील, है ना। ये किलोमीटर में है और नीचे दे रखा है मील में, है ना। तो इसको बोलते हैं हम उपसौर या पेरीहेलियन, ठीक है ना। उपसौर या पेरीहेलियन, ये क्या है, सूरज के पास की स्थिति है। और अपसौर होता है, उसको बोलते हैं एपीहेलियन। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। तो इसकी जो दूरी कितनी है, 152.1 मिलियन किलोमीटर, कितनी है, 152.1 मिलियन किलोमीटर या 94.5 मिलियन मील, ठीक है ना। मिलियन मील दोनों में मतलब दी हुई है। तो ये सूरज के निकट है और ये सूरज के दूर है। तो ये वाली स्थिति कितनी है, ये वाली स्थिति 3 जनवरी को होती है। फिर धीमे धीमे क्या है, वो दूर होती चली जाती है। और 4 जुलाई की स्थिति ये वाली है। तो 4 जुलाई को क्या होता है, अपसौर होता है, और 3 जनवरी को क्या होता है, उपसौर होता है। जब ये सूरज के दिन रात का छोटा या बड़ा होना, ठीक है ना। कैसे दिन रात छोटा और बड़ा होता है, यदि पृथ्वी अपनी दूरी पर झुकी हुई ना होती, मतलब अगर 23.5 डिग्री अगर झुकी हुई ना होती, तो सभी जगह पर दिन रात बराबर होते, मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती। इसी प्रकार यदि पृथ्वी सूरज की परिक्रमा नहीं करती, मतलब एक ही जगह पर पृथ्वी रहती, तो एक गोलार्ध में दिन सदा ही बड़े और रातें सदा छोटी रहती। मतलब किसी भी एक गोलार्ध में दिन हमेशा बड़े रहते और रातें हमेशा छोटी रहती, जबकि दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी होती और दिन छोटे होते, ठीक है ना। जैसे उत्तरी गोलार्ध हो गया और दक्षिणी गोलार्ध हो गया। पृथ्वी का जो मतलब भूमध्य रेखा है, ऊपर वाला है उत्तरी गोलार्ध हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो अगर वो सूरज की परिक्रमा नहीं करती, पृथ्वी सूरज की परिक्रमा नहीं करती, तो क्या होता, ये दिन और रात क्या होते, बराबर होते। झुकी हुई नहीं होती, दिन रात बराबर होते। अगर वो परिक्रमा नहीं करती तो क्या होता, एक गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी, और दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटा होता। परंतु विश्व रेखीय भाग को छोड़कर विश्व के अन्य सभी भागों में ऋतुओं में दिन और रात की लंबाई में अंतर पाया जाता है। इसका मतलब समझ गई कि जो भूमध्य रेखा है वहां पर हमेशा दिन और रात बराबर रहते हैं, मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। लेकिन उस जगह को छोड़कर बाकी पूरी पृथ्वी पर कहीं पर दिन बड़ा होता है, रातें छोटी होती हैं, कहीं पर दिन छोटा होता है और रातें बड़ी होती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे पढ़े कि विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि इसे प्रकाश व्रत हमेशा 2 बराबर भागों में बांटता है। अतः विषुवत रेखा का आधा भाग प्रत्येक स्थिति में प्रकाश प्राप्त करता रहता है। इसका मतलब है कि जो विषुवत रेखा है वहां पर सूर्य हमेशा चमकता रहता है, और इसी की वजह से वहां पर दिन और रात हमेशा बराबर रहते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति, ठीक है, पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति, ये वाला पूरा डायग्राम आप देख सकते हैं, है ना। अभी हमने बताया था ये 22 दिसंबर की स्थिति है। ये पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये मतलब 0 डिग्री की विषुवत रेखा है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे क्या है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे क्या हो रहा है, शीत ऋतु है। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रीष्म ऋतु है। मकर रेखा पर क्या हो रहा है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर गर्मी पड़ रही है, और कर्क रेखा पर क्या हो रहा है, कर्क रेखा पर शीत ऋतु है, ठीक है ना। अब जैसे जैसे हमारे दिसंबर आता जाएगा तो हमारे यहाँ पे ठंड पड़ती जाएगी, है ना। तो हम मतलब बोल सकते हैं कि हम जो है ये वाले पार्ट में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, ये वाले पार्ट में रहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर क्या होगी, गर्मी पड़ेगी और यहाँ पर बरसात का मौसम आएगा। इसी प्रकार से 21 मार्च, है ना, 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, ये भी नोट कर लो आप। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 21 मार्च मतलब दिन और रात कब बराबर होते हैं, या तो वो 21 मार्च को होंगे या आपको ये 23 सितंबर को होंगे। 23 सितंबर अभी निकल के गया है, तो वहाँ पे दिन और रात बराबर थे, ठीक है ना। 23 सितंबर को दिन की अवधि कितनी थी, 12 घंटे, और रात की अवधि कितनी थी, 12 घंटे।
जैसे हम 24 सितंबर में प्रवेश किए तो रातें छोटी होना स्टार्ट हो गई और दिन छोटा होना स्टार्ट हो गया और रातें बड़ी होना स्टार्ट हो गई। अब जैसे जैसे हम दिसंबर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमारा मतलब दिन छोटा होता जाएगा और रातें बड़ी होती जाएंगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 21 मार्च तक क्या होगा, दिन छोटे रहेंगे और रातें बड़ी रहेंगी। जैसे 21 मार्च हम क्रॉस करेंगे, ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारा, ये वाला पार्ट 21 मार्च से आगे बढ़ेंगे हम, तो फिर क्या होगा, दिन बढ़ने लग जाएंगे और रातें छोटी होने लग जाएंगी। और ये कब तक चलेगा, 23 सितंबर तक चलेगा, ठीक है ना। ये अब देखो, ये यहाँ पे क्या हमने देखा कि ये यहाँ पे कर्क रेखा पर सूरज की मतलब सीधी किरणें पड़ रही हैं। और यहाँ पे देखो ये वाली स्थिति क्या है, यहाँ पे 21 जून को कर्क रेखा पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं। यहाँ पे मकर रेखा पर पड़ रही हैं, यहाँ पर कर्क रेखा पर पड़ रही हैं। अगर यहाँ पे कर्क रेखा पर पड़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है जिसको 23.5 डिग्री मतलब बोलते हैं, उत्तरी अक्षांशीय जो मतलब भाग है, उत्तरी अक्षांश बोलेंगे हम 0 डिग्री से ऊपर वाले को, तो उस उत्तरी अक्षांश में क्या है, गर्मी रहेगी। और नीचे वाला जो पार्ट है 0 डिग्री से नीचे वाला जो पार्ट है वहाँ पर क्या होगा, शीत ऋतु रहेगी, या मतलब विंटर सीजन रहेगा, ठीक है। ठीक उसका उल्टा यहाँ पे क्या है, ये जो सूरज की किरणें मकर रेखा पर हैं, तो मकर रेखा पर अगर गिर रही हैं तो मतलब ऊपरी जो क्षेत्र है वहाँ का शीत ऋतु है और नीचे वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, ग्रीष्म ऋतु है, ठीक है ना। यहाँ पे बसंत ऋतु है इस प्रकार से। और ये जो है यहाँ पर 0 डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पर शरद ऋतु आ जाती है 23 सितंबर से, और पूर्वी देशांतर में, पश्चिमी देशांतर में, ठीक है ना। इस प्रकार से ये पूरा कैलकुलेट किया जाता है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। ये अभी हमने बताया था। क्या कर रहे थे, 21 मार्च में दिन और रात बराबर होते हैं, अतः यहाँ दिन बड़े एवं रातें छोटी होती हैं। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं दिन की अवधि में भी बढ़ती जाती है। तो ये जो 0 डिग्री से उत्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दिन की अवधि बढ़ती जाएगी। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने तक होती है। मैंने आपको बताया था कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर 6 महीने की रात और 6 महीने की दिन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिन की अवधि 6 महीने हो जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 महीने की दिन हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, दक्षिण ध्रुव में 6 महीने की रात होगी, 6 महीने की रात होगी, ठीक है ना। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है, ठीक है ना। किसमें, दक्षिणी गोलार्ध में। तो जैसे जैसे दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। और दक्षिण ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने का दिन रहता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने का दिन व 6 महीने की रात रहती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऋतु परिवर्तन, मौसम कैसे परिवर्तित होता है, ठीक है ना। क्योंकि पृथ्वी न सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है बल्कि सूर्य की परिक्रमा भी करती है। मैंने अभी बताया था कि वो क्या करती है, अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य की परिक्रमा भी करती है। अतः पृथ्वी की सूर्य से सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती हैं। मतलब देखो ये 22 दिसंबर की स्थिति है, ये पृथ्वी क्या इस प्रकार से आकृति है, सूरज ये रहा, इसकी ये वाला पार्ट मतलब सूरज की रोशनी प्राप्त कर रहा है। अब ये 21 मार्च की स्थिति है, ये 21 जून की स्थिति है, ये 23 सितंबर की स्थिति है। अब सूरज की किरणें देखो कि कौन से पार्ट पर मतलब सीधी सीधी पड़ रही है। तो सीधा सीधा सिद्धांत है कि जिस पार्ट पर पृथ्वी के सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी वहां पर गर्मी पड़ेगी, और जो पार्ट पर तिरछी हो जाएंगी किरणें, या किरणें मतलब वो पूरी तरह से नहीं पड़ पा रही है या आड़ी हो रही है या तिरछी हो रही है, तो वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 21 जून की स्थिति, 21 जून कहाँ पर है, ये वाला है, ठीक है ना। 21 जून में क्या होता है, इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ये वाली कर्क रेखा है, यहाँ पर क्या होता है, लंबवत चमकता है। तो इस स्थिति को ग्रीष्म आयनात मतलब ग्रीष्म आयनात बोलते हैं, समर सोलिस्टिक कहते हैं, ठीक है ना। और 21 मार्च को बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है तथा उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लग जाती है। अभी हमने बताया था ना कि यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, सूर्य मतलब दिन छोटा होगा, और जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, दिन बड़ा होगा और रात छोटी होती चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं जैसे ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है और सूर्य उत्तरायण होने लग जाता है और दिन की अवधि बढ़ने लग जाती है। 3 चीजें होती हैं, एक तो क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है। दूसरी बात, 21 मार्च के बाद में क्या हो रहा है, सूर्य उत्तरायण हो रहा है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा है, दिन की अवधि बढ़ रही है और वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो रहा है। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक रहती है, ठीक है ना। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में।
और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है। 21 जून के पश्चात 23 सितंबर तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख हो जाता है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम होने लगती है। ठीक है ना। अब देखो ये 23 सितंबर है, ये जो 23 सितंबर की स्थिति है, 23 सितंबर से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा है, इस समय शीत ऋतु होती है और 21 जून के पश्चात 23 सितंबर तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम होने लगती है। गर्मी कम होने लगती है इसका मतलब क्या है कि ठंड का मौसम आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। और सर्द ऋतु आना प्रारंभ हो जाता है। 22 दिसंबर की स्थिति देख लीजिए आप। 22 दिसंबर को क्या होता है कि इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है ना। ये रही आपकी मकर रेखा, यहाँ पर लंबवत चमकता है। अगर सूरज यहाँ पर चमक रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, जाहिर सी बात है मौसम ठंडा रहेगा और यहाँ पर मौसम गर्म रहेगा। ठीक है ना। इस स्थिति को शीत आयनात कहते हैं, विंटर सोलिस्टिक कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी और रात छोटी होती है। ठीक है ना। अब देखो अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि दक्षिणी गोलार्ध कौन सा है और उत्तरी गोलार्ध कौन सा है। ये जो 0 डिग्री की जो लाइन है, इससे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री से नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, विंटर सोलिस्टिक में क्या हो रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी हो जाती है और रातें छोटी हो जाती है। ठीक है ना। फिर क्या होता है, सूर्य के दक्षिणायन होने के अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में उन्मुख होने की प्रक्रिया 23 सितंबर को प्रारंभ हो जाती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती है। हम कहाँ रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर क्या होगा कि दिन छोटे होंगे और रातें लंबी हो जाएंगी। यही उल्टा होगा यहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, यहाँ पर दिन बड़े हो जाएंगे और रातें छोटी हो जाएंगी। इसी समय पर उत्तरी गोलार्ध में ठीक विपरीत स्थिति देखी जाती है। 22 दिसंबर के उपरांत 21 मार्च तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा के उन्मुख होता है और तथा दक्षिणी गोलार्ध में धीमे धीमे ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति हो जाती है। ठीक है ना। जैसे जैसे वो सूरज कर्क रेखा की तरफ होगा, उन्मुख होगा या चमकेगा, कर्क रेखा पर चमकेगा तो यहाँ पर ठंड हो जाएगी और यहाँ पर गर्मी हो जाएगी, और अगर सूरज यहाँ पर चमक रहा है तो यहाँ पर ठंड हो जाएगी और यहाँ पर गर्मी हो जाएगी। ठीक है ना। ये अलग अलग स्थितियाँ होती है। बात करते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। अभी हमने देख लिया है 21 मार्च ये रहा और 23 सितंबर ये रहा, है ना। तो इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है ना। यहाँ पर ये कर्क रेखा पर चमक रहा है, यहाँ पर ये मकर रेखा पर चमक रहा है, ये वाला पार्ट। लेकिन ये जो 21 मार्च की जो स्थिति यहाँ पर कर्क रेखा पर चमक रहा है और 23 सितंबर को भी कर्क रेखा पर ही चमक रहा है। ठीक है ना। तो इस समय समक्ष अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, मतलब सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश इन्हीं स्थितियों में पृथ्वी को प्राप्त होता है। ठीक है। अतः सभी जगह मतलब सर्वत्र दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ठीक है ना। यहाँ 21 मार्च को लिखा हुआ दिन रात की अवधि बराबर, 23 सितंबर को लिखा हुआ दिन और रात बराबर। ठीक है। इस समय दिन रात की अवधि बराबर और रहने व ऋतु की समानता के कारण इन दोनों स्थितियों में विषुव अथवा सम यानी रात दिन कहा जाता है। और 21 मार्च को वसंत विषुव बोलते हैं और 23 मार्च को शरद विषुव बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर वसंत विषुव होता है और यहाँ पर शरद विषुव होता है। ठीक है। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है। सूर्य ग्रहण किस प्रकार से करता है और चंद्र ग्रहण किस प्रकार से मतलब होता है। ठीक है। ये देखो अभी हमने बात बताई थी कि चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और वो क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये देखिए ये चंद्रमा है, ये जो आपको अलग अलग आकृति दिखाई दे रही है चंद्रमा की है, और ये जो बीच में है जिसको बोलते हैं हम पृथ्वी। ठीक है ना। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों को प्रकाश सूर्य से मिलता है। समझ गए बात को। कल भी हमने बताया था कि सूरज ही एकमात्र ऐसा स्रोत है जिससे पृथ्वी पर और चंद्रमा पर ऊर्जा या रोशनी प्राप्त होती है या सूर्य से प्रकाश मिलता है। सूरज सभी ग्रहों को प्रकाशित करता है। ठीक है ना। पृथ्वी पर से चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देता है। समझो अगर हम पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी पर ये वाला पार्ट दिखाई देगा, ये जो काला काला नहीं दिखाई देगा, इधर आधा दिखाई देगा, यहाँ पे इतना दिखाई देगा, ये पूरा ही काला हो जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर इतना पार्ट दिखाई देता है। धीमे धीमे वो क्या आकृति चेंज हो जाती है, तो जो आकृति हमको दिखाई देती है उसी को हम देख पाते हैं। तो पृथ्वी से हम क्या है चंद्रमा की एक ही साइड को या एक ही आकृति को देख सकते हैं। पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में केवल एक बार अर्थात पूर्णिमा को यानी फुल मून, ये जो पूरा व्हाइट है इसको बोलते हैं फुल मून। और ये कब होता है, पूर्णिमा को, है ना। जब पूर्णिमा होती है तब फुल मून होता है, तभी पूरा पार्ट दिखाई देता है। ठीक है ना। इसके अलावा
पूरा पार्ट कभी आपको नहीं दिख सकता, धीमे धीमे कम ज़्यादा होता रहता है। इसी प्रकार महीने में एक बार चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आता है, ठीक है ना, ये वाला इसको बोलते हैं हम न्यू मून, ठीक है ना। तब चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इसे ये कब होता है, ये अमावस्या को होता है, ठीक है ना। तो ये जो अमावस्या को पूरा काला हो गया, फिर धीमे धीमे क्या होगा, ये धीमे धीमे बढ़ते चला जाएगा और ये फुल मून हो जाएगा, फिर उसके बाद में धीमे धीमे कम होता चला जाएगा और ये पूरा ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्या है, उसकी आकृतियां हैं, उसकी गति है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, इस वजह से उसके मतलब कुछ जो पार्ट है वही मतलब आपको दिखाई देता है, धीमे धीमे मतलब वो आकृति बढ़ती चली जाती है। फिर उसके बाद में देखो, जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा, सूरज, ये देखो ये सूरज है, ये पृथ्वी हो गई और ये चंद्रमा हो गया, एक सरल रेखा में होते हैं, मतलब एक सीध में होते हैं, पूरा एक सीध में होते हैं। तो इस स्थिति को युति विति क्या बोलते हैं, इसको युति व्युति, युति बोलते हैं या युति बोलते हैं, कंजक्शन या सिजगी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, युति व्युति बोलते हैं या सिजगी बोलते हैं, ठीक है ना। जिसमें युति सूर्य ग्रहण की स्थिति में और वह व्यक्ति चंद्र ग्रहण की स्थिति में होती है, ठीक है ना। अभी जो स्थिति बनी हुई है कौन सी है, युति है, नहीं सॉरी व्यक्ति है, अपोजिशन है, ठीक है ना। क्या है, ये अपोजिशन है। तो चंद्र ग्रहण की स्थिति में बनते हैं जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है। जब पृथ्वी है ना, ये चंद्रमा हो गया, ये सूरज हो गया, पृथ्वी भी मतलब कहाँ पर आ गई, सूरज और चंद्रमा के बीच में आ गई। तो क्या होता है, ये सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, यहाँ से जो रोशनी है वो पूरी रोशनी कौन ढक लेता है, पृथ्वी ढक लेती है, इसलिए चंद्रमा पर पूरी रोशनी नहीं पहुंच पाती है तथा पृथ्वी की छाया के कारण उस पर अंधेरा छा जाता है ना। जब रोशनी नहीं पहुंचेगी तो चंद्रमा पर अंधेरा छा जाएगा और जो मतलब चमकता रहता है वो कैसा कैसा दिखाई देगा, अपने को काला काला दिखाई देगा। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण या लूनार इक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, लूनार इक्लिप्स बोलते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है, ठीक है ना। इस चीज को आप मतलब नोट कर लीजिए कि चंद्र ग्रहण कब होता है, हमेशा पूर्णिमा की रात को ही होता है, ठीक है ना। जब पूर्णमासी होगी, पूरा फुल मून होगा, तभी चंद्र ग्रहण होगा। इसके बाद में बात आती है सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है। देखो, ये सूरज हो गया और ये पृथ्वी होगी और बीच में क्या आ गया, चंद्रमा होने चाहिए एक सीध में, पूरे एक लाइन में होना चाहिए। इधर भी देख सकते हो आप, ये सन हो गया, ये मून हो गया और ये अर्थ हो गया, ठीक है। इसकी उल्टी स्थिति यहाँ पर ये सूरज है, बीच में पृथ्वी है और साइड में मून है, चंद्रमा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आई है और यहाँ पर क्या हो रहा है, पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम पृथ्वी पर खड़े होकर के अगर सूरज को देखते हैं तो बीच में चंद्रमा आ गया है, तो हमें वही पार्ट दिखाई देता है जो चंद्रमा से अलग है। जो ढका हुआ पार्ट है वो हमें कैसा दिखाई देगा, काला काला दिखाई देगा, और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण, ठीक है ना। यहाँ पे दे रखा है कि जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तब पृथ्वी पर सूर्य की प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़ती है, ठीक है ना। तो हमें क्या दिखाई देता है, काला काला चंद्रमा की परछाई दिखाई देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह हमेशा अमावस्या को ही होता है। कब होता है, अमावस्या को ही होता है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से संबंधित। तो प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगना चाहिए, है ना। ऐसा बोला जाना है कि जब चंद्र ग्रहण अमावस्या पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है तो प्रत्येक अमावस्या को होना चाहिए और प्रत्येक पूर्णमासी को होना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है क्योंकि चंद्रमा अपने जो अक्ष है पर झुकाव लिए हुए है, ठीक है ना। कितना झुका हुआ है, 50% झुका हुआ है। जब चंद्रमा और पृथ्वी एक ही बिंदु पर परिक्रमण पथ में पहुंचती है तो उस समय चंद्रमा अपने अक्षीय झुकाव के कारण थोड़ा आगे निकल जाता है। इसी कारण प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति में ग्रहण नहीं लगता है, ठीक है ना। इसी कारण क्या होता है, प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति में ग्रहण नहीं लगता है। एक वर्ष में अधिकतम 7 चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति हो सकती है, मतलब 7 बार चंद्र ग्रहण लग सकता है और 7 बार सूर्य ग्रहण लग सकता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण देखे जाते हैं, परंतु पूर्ण चंद्र ग्रहण प्राय नहीं देखा जाता क्योंकि सूर्य चंद्रमा या पृथ्वी के आकार में पर्याप्त अंतर है। सूरज की आकार बहुत बड़ा है ना, कई गुना पृथ्वी से कम कई हजार गुना बड़ा है, और चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है, ठीक है ना। तो ये अंतर की वजह से क्या है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण कभी देखा नहीं जाता, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जाता है। 22 जुलाई 2009 को 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण
सूर्य ग्रहण देखा गया। सूर्य ग्रहण के समय बड़ी मात्रा में अल्ट्रावायलेट किरणें उत्सर्जित होती हैं, इसलिए नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण देखने से मना किया जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की पर्वत क्षेत्रों में हीरक वलय है ना, डायमंड रिंग की स्थिति बनती है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये सारी चीजें होती हैं। ये है आज का लेक्चर। अब आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।